हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम 2024 के पिछले पेपर में पूछे गए गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। इसका हमने खंड 1 मानसिक अभियोग्यता परीक्षण उसके 40 सवाल और खंड 3 भाषा परीक्षण के 20 सवाल हमने पिछले वीडियो में करा दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। और आज हम शुरू करते हैं गणित के 20 सवाल। चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 41। कहा गया है कि दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए हैं। तो देखिए इसमें एक दंड चार्ट दिया गया है, जिसमें अगर हम इधर की तरफ देखते हैं इधर, तो यहाँ पर देशों के नाम हैं भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। और इधर की तरफ इन देशों के द्वारा खेले गए मैचों की संख्या दी गई है। तो देखिए जो ये पहला है भारत, भारत के सामने देखिए यहाँ पर यहाँ दिया गया है भारत के मैच, पाकिस्तान के यहाँ पर दिए गए हैं इस सीधी रेखा में हम देखते हैं 24, इंग्लैंड के इस रेखा के सामने है और ऑस्ट्रेलिया के इस रेखा के सामने है। तो देखिए जो हमसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कितने मैच खेले हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया के सामने है 32। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कितने मैच खेले हैं, 32। और पाकिस्तान ने कितने खेले हैं, पाकिस्तान के सामने देखिए ये रहा 24। तो पाकिस्तान ने कितने खेले हैं, 24। तो हमसे यही पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक खेले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं 32, पाकिस्तान ने 24। अगर हम इनको घटाते हैं तो कितना आता है, 8। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 मैच अधिक खेले हैं पाकिस्तान से। तो आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 8। चलिए अब देखते हैं 42। देखिए ये है 42वां सवाल। आकृति में कोण ए ओ बी, देखिए ये जो निशान होता है ये कोण का होता है। जैसे यहाँ पर दो रेखाएं हैं ऐसे करके, पहली रेखा ये है, दूसरी ये है, तो इनके बीच में जो ये है गैप, इसे हम कोण कहते हैं। तो अगर हम इसे यहाँ पर ओ से निर्देशित करें, इसको बी कहें और इसको ए, तो ये कोण हो जाएगा ए ओ बी। कितना हो जाएगा ये, ए ओ बी। तो देखिए यही हमसे पूछा गया है कि आकृति में कोण AOB, कोण BOC, कोण COD तथा कोण DOE के माप कितने हैं। देखिए अगर यहाँ पर ये हमने एंगल बना दिए, रेखाएं खींच दी हैं, तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है, अगर हम यहाँ से शुरू करके ये पूरा का पूरा गोला बना देते हैं, तो इस पूरे गोले का योग होता है 360 अंश। जो पूरा एक गोला होता है उसका कोण का योग टोटल होता है 360। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ देखिए ये ओ ए और इधर है बी, इसका मान कितना है, x। तो ये है x। दूसरा कोण देखिए यहाँ से बी ओ सी, इसका मान कितना दिया है, 2x। 2x प्लस आगे देखिए ये वाला एंगल सी ओ डी, इसका मान कितना है, 4x प्लस इसके बाद ये वाला कोण डी ओ ई, ये कितना है, 6x प्लस और नीचे ये कितना है, ये वाला कोण इन्होंने दे रखा है हमें निकालने के लिए 100 डिग्री। कितना है, 100। तो देखिए यहाँ से x, 2x, 4x, 6x और 100, इन सबको हमने जोड़ दिया है और इस पूरे कोण का मान कितना होता है, 360 अंश। कितना होता है, 360 अंश। तो इन सबको जोड़कर कितना आना चाहिए, 360। अब देखिए x, 2x, 4x, 6x कितने हो जाएंगे, ये 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13x, ये हो गए 13x बराबर, ये कितना है, 360। और ये 100 प्लस में है तो इधर दाईं ओर जाकर ये माइनस में हो जाएगा, -100। जब हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6 और 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया, 260। और ये 13 गुणा में है तो इधर जाके ये भाग में नीचे चला जाएगा, बटे 13।
13 से इसे भाग देंगे, 13 दूनी 26 और 0 का 0, तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। और हमसे पूछे गए हैं ये एंगल, तो देखिए AOB कितना था, AOB कितना था x, तो AOB का मान कितना हो जाएगा 20 अंश। दूसरा है BOC, ये कितना है 2x, तो ये 2x कितना हो जाएगा, 2 गुणा x का मान कितना है 20, 2 गुणा 20 कितना हो गया, ये 20 दूनी 40। इसके बाद COD कितना था, 4x था, 4x, x का मान रख देंगे यहाँ पर 20, तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80। इसके बाद DOE ये कितना है 6x है, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 20 कितना आ गया 120। तो हमारे आंसर कितने आ गए, ये 20, 40, 80 और 120 किस में है, देखिए 20, 40, 80, 120, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए सवाल नंबर 43, देखिए 43 में क्या दी गई है, संख्या दी गई है हमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये दी गई है हमको 30,009। बोला गया है कि इसका मान वही है जो कि इनमें से किसका है, तो हमें ये देखना चारों विकल्प में से कहाँ पर हमें संख्या को जोड़कर 30,009 आ रहा है। देखिए विकल्प ए में बोला गया है 30, 10,000 तथा 9 दहाई, तो 30 तो है ये 10,000, 10,000 कितने हैं 30 है, और आगे 9 क्या है दहाई है, 9 दहाई है, तो क्या जोड़कर ये आएगा, देखिए यहाँ पर 10,000 में हम 30 की गुणा करेंगे तो ये 3 लाख बन जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ए में नहीं है। अब बी को देखिए 30,000 और 9 सैकड़ा, यानी कि 30 तो हजार है प्लस 9 सैकड़ा है, सैकड़ा का मतलब 100, तो क्या ये 30,000 के बाद अगर हम 900 जोड़ेंगे तो 30,009 नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं है, बी भी नहीं है। सी को देखिए 3 10,000 और 9 इकाई, 3 क्या है 10,000 है प्लस और 9 क्या है इकाई है, इकाई मतलब 1, तो 3 की गुणा इसमें करेंगे 10,000 में कितना हो जाएगा 30,000 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 30,009, यही हमें दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा विकल्प सी, 3 10,000 तथा 9 इकाई। चलिए अब देखिए 44 देखते हैं। देखिए 44 में क्या बोला गया है, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कोण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है न्यून कोण, ये रेखा है हमारी ओ ए और ओ बी, ये वाला जो है ये क्या है न्यून कोण है। अगर दो रेखाएं आपस में जो छोटा कोण बना रही है इसे हम कहते हैं न्यून कोण। इसके बाद देखिए ये समकोण, तो समकोण कौन सा होता है, जब दो रेखाएं बिल्कुल आपस में सीधी मिली हुई होती हैं, इसे हम कहते हैं समकोण। इसके बाद होता है अधिक कोण, अधिक कोण कौन सा होता है, जो ये 90 डिग्री से यानी समकोण से बड़ा, जब ये रेखा सीधी से इधर की तरफ चली जाएगी तो ये हो जाएगा अधिक कोण। और इसके बाद होता है ये ऋजु कोण, ऋजु कोण में दोनों रेखाएं एक दूसरे के विपरीत सीधी होती हैं, इसका मान होता है 180। और इसके बाद होता है ये वृत्त कोण 180 से बड़ा, और सबसे बड़ा होता है संपूर्ण कोण 360 अंश। तो देखिए पहला कौन सा हो गया हमारा न्यून कोण हो गया, ये क्या है समकोण से छोटा है, 0 से लेकर और 90 के बीच क्या होता है न्यून कोण। इसके बाद होता है समकोण, समकोण में दोनों रेखाएं बिल्कुल सीधी मिली होती हैं आप एक दूसरे के ऊपर, और ये इसका मान कितना होता है 90 अंश का। इसके बाद है अधिक कोण, अधिक कोण कौन सा होता है, जब ये 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। देखिए यही हमारे काम के हैं इस सवाल के लिए। अब देखिए बोला गया है यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। देखिए पहले विकल्प में क्या दिया गया है, एक समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश, और एक न्यून कोण, न्यून कोण मतलब जो कि 90 से छोटा है, मान लीजिए 30 अंश का है। देखिए अगर हम समकोण में न्यून कोण जोड़ रहे हैं तो कितना मान आ रहा है 120, 30 की जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं 50 या 60, तो भी क्या आएगा अधिक कोण ही आएगा 180 से कम।
तो पहले विकल्प के हिसाब से तो हमारा समकोण और न्यून कोण को जोड़कर अधिक कोण बन रहा है। हमें ये बताना है कि इन 4 विकल्प में से किस विकल्प में ऐसे 2 कोण दिए गए हैं जिनको जोड़ने पर अधिक कोण नहीं आएगा। तो इसमें तो आ रहा है अधिक कोण, ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरे में एक अधिक कोण में एक न्यून कोण जोड़ दें। अगर हम अधिक कोण ले लेते हैं, अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा, हमने यहाँ पे 100 ले लिया। इसमें हम क्या जोड़ने हैं, न्यून कोण जोड़ने हैं। मान लीजिए हमने 45 जोड़ दिया, तो क्या बना ये 145, इससे भी अधिक कोण बन गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी में देखिए 2 न्यून कोण, अगर हम 2 न्यून कोण ले लेते हैं 45 और एक ले लिए 50 का ले लिया, तो कितना बन गया ये 95, 90 से बड़ा, इसमें भी अधिक कोण बन रहा है। और आगे डी में दिया है 2 समकोण, समकोण मतलब 90 90 के। अगर हमने 2 समकोण को जोड़ दिया तो कितना बन गया ये 180, और 180 कौन सा होता है, ऋजु कोण, अधिक कोण से बड़ा। तो यही हमारा आंसर है। विकल्प डी में दे रखा है कि 2 समकोण को जोड़ने पर अधिक कोण नहीं बनेगा। इसके बाद अब हम करते हैं 45। देखिए 45वां सवाल है। इसमें बोला गया है सुमित का भार 107 किलोग्राम है। सुमित नाम का कोई बच्चा है, उसका भार कितना दिया है इन्होंने, 107 किलोग्राम। तथा संजय का भार 82 किलो है। दूसरा है कोई व्यक्ति, उसका भार है संजय का 82 किलो। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है। देखिए सन्निकटन का मतलब होता है कि किसी भी एक पूर्णांक के पास में हमें लेके जाना है। देखिए 107 के पास में कोई सही नंबर कौन सा है, 107 के बाद कौन सा आएगा, 108, 109, 110, कौन आएगा 110। और 82 के पास में कौन सा है, देखिए 82 के बाद 90 तो दूर है, लेकिन 82 के पास में कौन है, 80, कौन है 80। तो हमें यही लेना है कि इनके निकटतम दहाई के मान का अंतर कितना है। तो 80 और 130 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 8 गया 3, कितना आ गया 30। तो यही निकालना था कि सन्निकटन द्वारा दहाई का मान का अंतर कितना है। तो कितना हो गया ये 30 आ गया, 30 किलो। अब 46 करते हैं। देखिए 46 में क्या दिया गया है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें वर्ग की बात करी गई है, तो पहले हम देखते हैं वर्ग। देखिए ये वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग है। मान लीजिए इसकी भुजा का मान कितना है, ए है, कितना है ए, और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो चारों भुजाओं का मान कितना हो जाएगा ए। इसकी भुजा यदि ए है, कितनी है ए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा की घात 2, तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर। अब सवाल में देखिए, सवाल में क्या बोला, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, 1/3 मतलब 1/3। अब इसकी भुजा जो है ए से कितनी हो गई है, a/3 हो गई, कितनी हो गई 1/3 हो गई, a/3 हो गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर कितना हो जाएगा। अब देखिए भुजा कितनी हो गई है, a/3, तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा की घात 2 होता है a/3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा a/3 गुणा a/3। तो कितना आएगा, a की गुणा a में होगी a स्क्वायर, और 3 की गुणा 3 में, 3 तिया 9। तो पहले कितना था a स्क्वायर, अब कितना हो गया है a स्क्वायर बटे 9, यानी कि 1/9वां भाग हो गया। ए स्क्वायर का कौन सा भाग है ये, 1/9वां भाग। तो घटकर कितना हो गया ये, क्या 1/7वां हो गया, नहीं, 1/3 नहीं, 1/8वां नहीं, कौन सा है 1/9। बटे में 9 है तो 9वां भाग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 47 करते हैं। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। देखिए 12 पृष्ठ कितने समय में छाप रही है वो, 12 पृष्ठ छापने में लगा समय, कितना समय लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। तो एक पृष्ठ छापने में कितना समय लगेगा उसे, 1/12 मिनट। आगे बोला गया है कि ये निकालना है 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा।
तो 5760 पृष्ठ छापने में कितना समय लगेगा? 1/12 की गुणा किससे हो जाएगी? 5760 से। अब हम इसको भाग देंगे, 12 चौक 48, कितना बचा? 9, और आगे क्या है? 6 यानी 96, 12 अट्ठे 96, जीरो का जीरो, तो कितना आया? 480 मिनट आया है। अब देखिए सवाल में क्या आंसर जो आ रहे हैं वो घंटे में आ रहे हैं, और हमें पता है 1 घंटा किसके बराबर होता है? 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगी? 1/60 घंटे के। तो इसे मिनट को हमें घंटे में बदलने के लिए क्या करना है? 60 से भाग करना है। तो 480 मिनट थे, 60 से हमने भाग दिया, जीरो से जीरो कटा, 6 अट्ठे 48, तो यानी कि कितना समय लग रहा है? 8 घंटे। कौन से में है? बी में। तो आंसर हो जाएगा 8 घंटे। अब देखिए 48, एक वस्तु को 2540 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए ये लाभ हानि का प्रश्न है। देखिए दो चीज़ होती है, अगर हम दुकानदार के नज़रिए से देखते हैं तो दुकानदार सामान खरीद कर लाया, मान लीजिए वो दुकानदार किसी रुपए में सामान खरीद कर लाया, तो उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, जितने में उसने सामान खरीदा है। ठीक है। इसके बाद उसने अपने ग्राहक को सामान बेचा, किसी रुपए में बेचेगा वो? ज़्यादा में बेचा, अगर उसने 100 का सामान 200 में बेचा तो उसे लाभ होगा, यानी कि अधिक में बेचा है, और अगर वो कम में बेचता है तो हानि होगी। तो जितने रुपए में सामान बेचा गया है उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। इतने रुपए में सामान बेचा गया। अब देखिए लाभ कब होगा? अगर उसने ज़्यादा में बेचा है, 100 का सामान उसने 200 में बेचा है, तब होगा लाभ, यानी विक्रय मूल्य क्या है? ज़्यादा है क्रय मूल्य से। और हानि कब होगी? जब वो सस्ते में बेचेगा, 100 का सामान लाया, उसने 50 में बेचा तो उसे नुकसान हुआ, हानि हुई। तो हानि किसके बराबर होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया है? एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। हमने मान लिया क्रय मूल्य x रुपये है। क्या है क्रय मूल्य? x रुपये है। अब देखिए लाभ हो रहा है कब? जब 2540 में बेचा, 2540 में बेचा है तब उसे हो रहा है लाभ। लाभ का सूत्र क्या है? विक्रय माइनस क्रय। कितने में बेच रहा है? 2540 में, माइनस क्रय मूल्य माइनस वो सॉरी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है? हानि हो रही है। हानि का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? x, माइनस अब बेचा कितने में है? 1850 में। अब ये जो लाभ और हानि है ये आपस में क्या है? बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर रख देंगे। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2540 माइनस एक्स बराबर होगा किसके? x माइनस 1850 के। अब ये x और x आपस में इधर जाके ये 2x हो जाएगा, और ये वाला माइनस का 1850 इधर आके प्लस में हो जाएगा इसके। देखिए जोड़कर कितना आएगा ये? 2x बराबर 0 0, 5 और 4 9, 8 और 5 13 का 3, हासिल 1 और 2 3 और 1 4390। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 4390 बटे 2। 2 से इसे भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा 1, 2 नए 18, 2 पंजे 10। तो यानी कि कितना आया क्रय मूल्य? 2195 रुपये इसका आंसर आ गया। तो किस विकल्प में है? विकल्प बी में। तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अब 49 देखते हैं। देखिए ये सवाल दिया गया है कि 5 सही 3/8 गुणा 8 सही 1/8 माइनस 3 सही 1/8 गुणा 5 सही 5/8 को हल करने पर क्या आएगा? लगभग में हमें ये बताना है। तो देखिए मिश्र भिन्न दे रखी है, पहले हम इन्हें सरल भिन्न में बदलेंगे। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए हर की गुणा होती है इस अंक से, 8 पंजे 40, और ये ऊपर का 3 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 43/8 गुणा 8 की गुणा 8 में 8 अट्ठे 64, और एक ऊपर का जुड़ जाएगा 65/8 माइनस
यहाँ पर 8 की गुणा 3 में होगी, 8 से 24 और ऊपर का 1 जुड़ेगा 25/8 माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या है गुणा, आगे क्या है 8 पंजे 40 और 5 45/8। अब देखिए नीचे क्या है 8 गुणा 8, यहाँ पे भी 8 गुणा 8, तो ये आ जाएगा लेस है हमारा, तो नीचे तो आएगा 8 गुणा 8। अब ऊपर की गुणा करनी है, 43 की करनी है 65 में गुणा, तो 65 में हम गुणा करेंगे 43 से, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 19 गुणा 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 छंग 24 और 2 26, जोड़ देंगे 5 9 7 2, कितना आ गया 2795 माइनस। अब 25 की गुणा होगी 45 में, तो 45 में गुणा करेंगे 25 की, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, और 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, जोड़ देंगे 5 2 11, तो यहाँ कितना आ गया 1125। अब घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1 बटे 8 गुणा 8। अब देखिए 8 से हम इसको काटेंगे, इसे एक 8 से पहले इसको काट देते हैं, 8 दूनी 16, यहाँ क्या बचा 7, छोटा है तो 0 लगा के ऊपर की 0 भी उतार ली, कितना हो गया 70। अब 8 अट्ठे 64, कितना बचा 6, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 60, 8 सत्ते 56, फिर क्या बचा 4, 0 लगाएंगे 8 पंजे 40। अब इस 8 से इसे भी काटेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचा और आगे क्या है 8, 48 हो गया, तो 8 छंग 48, तो लगभग कितना आ गया ये 26, और दशमलव में आगे कुछ आएगा, तो हमें लगभग में बताना है, तो यहाँ पर कितना आया हमारा पहले पूर्णांक 26 आया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 50, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचता है, लाभ या हानि क्या है। देखिए एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना बताया गया, यानी कि दुकानदार अगर एक पुस्तक जो है खरीद के लाया तो वो कितने रुपए की लाया है 100 रुपये की लाया है, ये क्या है एक पुस्तक का क्रय मूल्य। अब दुकानदार ने 3 पुस्तकें बेची हैं, कितनी बेची हैं 3, तो पहले हम 3 पुस्तकों का क्रय मूल्य निकालेंगे कितने की पड़ी है, तो 3 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक का 100 है तो 3 का 3 से गुणा हो जाएगी, कितना हो गया 300 रुपये, ये क्या है क्रय मूल्य। अब उसने बेची कितने की है, ये 3 पुस्तक विक्रय मूल्य, बेचना यानी विक्रय मूल्य कितने में बेची है 275 रुपये में। देखिए लागत उसकी जो आई है 300 आई है, बेच दी उनने 275 की, यानी कि महंगा सामान उसने खरीदा था सस्ता बेचा है, तो यानी कि क्या हो गया नुकसान हो गया, तो क्या हुई है हानि हुई है। और हानि कैसे निकलती है, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा देते हैं, तो 300 में से 275 घटा देंगे तो कितना बचा 25 रुपये, तो उसे क्या हुई है हानि हुई है कितने रुपए की 25 रुपये की। कहाँ है ये रहा, आंसर हो गया विकल्प डी। अब देखिए 51, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। बोला गया है कि कोई भी संख्या है, कोई संख्या हमने लिख दी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दी है 16 लिख दिया। अब इस संख्या के अंकों का जोड़, इसमें कौन से अंक है, एक 1 है और एक 6 है, तो इनको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 1 में 6 जोड़ा कितना आया 7। संख्या से घटाया जाता है, संख्या क्या थी 16 थी, अंकों का जोड़ कितना आया है 7 है, तो ये जो जोड़ आया है अगर हम संख्या से घटा देते हैं, 16 में से हमने 7 घटाया कितना बचा 9, तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी, मतलब किस अंक से ये हमेशा कटेगी। देखिए 9 किससे कट रहा है, क्या 2 से कट रहा है नहीं, 7 से नहीं, 5 से नहीं, किससे कट रहा है 9 से कट रहा है, तो आंसर क्या हो गया 9। दूसरी संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अब यहाँ पे कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ले लिया 43, ठीक है। अब इसके अंकों का जोड़िए, अंकों को जोड़ो कितना आएगा, 4 में अगर हम 3 जोड़ते हैं कितना आया 7। अब देखिए 43 था, अंकों का जोड़ आया 7, 7 घटा दीजिए इसमें से, 13 में से 7 गया 6, 3 का 3, तो 36 किससे कटेगा, ये 9 से कट रहा है, यस 9 चौक 36, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी 9, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जो वो किससे कटेगी 9 से कटेगी। चलिए
अगला देखते हैं 52। 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर क्या आएगा। देखिए संख्या क्या दी गई है, 31 सही 7/16। देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा मिश्र भिन्न का और दशमलव में परिवर्तित करना होगा, तो ये जो आगे संख्या लिखी होती है ना पूरी पूर्णांक, ये ऐसा का ऐसे रहने देते हैं 31। इसके आगे जो ये आएगा 16 को 7 से भाग करके वो यहाँ दशमलव में लिख दिया जाएगा। तो हम 16 से 7 को भाग दे देते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ गया। 16 चौका 64, कितना बचा 6, फिर 0 लगाएंगे, 16 तिया 48, कितना बचा 12, 0 लगाएंगे, 16 सत्ते 112। तो कितना आ गया ये, 31 के बाद क्या है यहाँ पर दशमलव, 437। देखिए जरा कहाँ पे मिल रहा है हमको, यहाँ तो 314 है, ये भी गलत है। यहाँ पे 3 के बाद है दशमलव, यहाँ है देखिए 31.437। तो आंसर हो जाएगा विकल्प सी। यहाँ पे क्या है 31.47, लेकिन हमारा क्या है 43, तो ये नहीं है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प सी। पूरे को इसे मिश्र भिन्न को हमें सरल भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है। 31 ऐसे ही रहने दिया, बस 16 से 7 को भाग कर दिया हमने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 53। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि, यानी कि एक भिन्न वो का वही रहेगा कब। देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया, एक भिन्न लिख लिया हमने 5/7। अब ये देखना है क्या क्या कहा गया। अगर हम विकल्प ये देखते हैं, एक ही संख्या अंश और हर में जोड़ दें। अगर हमने कोई नंबर मान लीजिए 2 इसमें जोड़ दिया और नीचे भी 2 जोड़ दिया, हमारी भिन्न थी क्या पहले 5/7 थी। अब देखिए क्या हो गया, 5 और 2 7, 7 और 2 9। क्या ये 5/7 के बराबर है, नहीं है। तो पहला तो हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा, एक ही संख्या अंश और हर से घटा दी जाए। अब देखिए जैसे हमने जोड़ी थी, मान लीजिए हमने यहाँ घटा दिया, 5 - 2 कर दिया, तो कितना बचेगा 3। और यहाँ भी 7 - 2 कर देते हैं, कितना बचेगा 7 में 2 गया 5। क्या ये 5/7 के बराबर है, नहीं है। तो घटाने पर भी अलग आती है। अब देखिए तीसरा, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश और हर को गुणा कर दें। अब देखिए 5/7 है, 0 से अलग किसी भी नंबर से हमने गुणा कर दी, ऊपर नीचे, अंश में भी 3 से कर दी, हर में भी। अब 3 से 3 कट जाएगा, 5/7 ही बना रहेगा। अगर हम 5 या 15 और 7 या 21 कर दें इसे 15/21, तो भी तो ये उसके बराबर है 5/7 के। तो अगर हम अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो भिन्न पहले की तुल्य ही रहती है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प सी। और डी क्या है, व्युत्क्रम से गुणा कर दें। अगर व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, व्युत्क्रम कितना होगा इसका 5/7 का होगा 7/5। अंश और हर को पलट देते हैं, 5 से 5 गया, 7 से 7 क्या बन गया 1। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अंश और हर को अगर हम 0 से अलग किसी नंबर से गुणा करते हैं तो भिन्न वो की वही रहेगी। अब देखिए 54। 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखिए हमारे पास कुल मिठाई दी गई है, कितनी है 30 किलोग्राम मिठाई है। और हमें क्या करने हैं, मिठाई के पैकेट बनाने हैं, कितने वजन के 2/3 किलोग्राम के। कितने 2/3 किलोग्राम के मिठाई के हमें पैकेट बनाने हैं। तो ये पूछा गया कि हम कितने पैकेट बना सकते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो जो ये छोटे हमें पैकेट बनाने हैं उससे हम भाग कर देंगे या डिवाइड कर देंगे कुल मिठाई को। यानी कि जो कुल हमें टोटल बोला गया है बड़ा अमाउंट, उसको हमें भाग कर देना है छोटे अमाउंट से, ठीक है। तो हम 30 को भाग करेंगे किससे 2/3 से। अब ये देखिए ये हमें 30 से भाग कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2/3 से। अंश क्या है 2, हर क्या है 3। तो जब ये ऊपर गुणा में जाएगा पलट जाएगा, तो ये 3 जो है ऊपर जाएगा और 2 नीचे रहेगा, यानी कि 30 और गुणा में क्या आएगा हर इसका 3 और 2 रहेगा इसके नीचे। अब 2 से हम इसको भाग कर देंगे, 2 से 30 को काट देंगे, 2 एकम 2, कितना बचा 1, और 1 के आगे क्या है 0, यानी कि 10 हो गया। तो 2 पंजे 10, तो कितना है 15 × 3 15 तिया 45 डिब्बे। तो यानी कि 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम वजन वाले कितने डिब्बे बनेंगे 45 डिब्बे। कहाँ है ये आंसर हो जाएगा विकल्प डी 45। चलिए अब है 55। देखिए क्या दिया गया है, यदि 4392 डिवाइड बाई 3.66 इक्वल है 1200 के,
तो हमें जो दिया गया है पहले हम उसे लिखते हैं। क्या दिया गया है? 4 3 9 2 डिवाइड बाई कितना? 3.66 और इसका मान किसके बराबर है? 1200 के। इसकी सहायता से हमें किसका मान निकालना है? इसका निकालना है। इसे लिखते हैं पहले 439.2 बटे 36.6 इसका मान हमें निकालना है। तो पहले हमें देखिए, जब भी ऐसा सवाल आएगा हम दशमलव को गायब करेंगे पहले, सबसे दोनों में से। देखिए पहले हम ऊपर से दशमलव को गायब करते हैं। नीचे दशमलव दे रखे हैं, कितने अंक हैं दशमलव के बाद में? 2 है। तो ये दशमलव जब हटेगा तो अपने से ऊपर क्या कर देगा? ये जितने अंक हैं उतनी जीरो लग जाएंगी इसके बाद में, यानी कि यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएंगी? 2, या गुणा हो गया किससे? 100 से। अब यहाँ देखिए, ऊपर दशमलव के बाद में एक अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है। जब ऊपर का हटाकर हम 10 बढ़ाएंगे और ऐसे ही नीचे का हटा के बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखिए, तो हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया है अब 4392 और बटे में है 366। इसका मान हमें निकालना है। अब ये बनाना है हमको किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। देखिए इधर क्या है? 2 जीरो है और इधर भी 2 जीरो है, तो एक जीरो से एक जीरो कटा और इस एक जीरो से एक जीरो कटा। तो अब ये क्या बन गया? 4392 बटे 366, यानी कि जिसका हमें मान निकालना है ये वही बन गया है। तो इसका मान किसके बराबर है? 12 के। किसके? 12 के। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए 12। अब देखिए सवाल नंबर 56। 56 में क्या है? एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर रुपये 7.5 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च बताइए। देखिए ये आयताकार प्लॉट है कोई। आयत कैसा होता है? जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। इसका क्षेत्रफल दिया इन्होंने 616 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 616 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल, और चौड़ाई 22 मीटर है। अब ये तो है इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई का मान दिया इन्होंने 22 मीटर। तो ये तो बात की बात है। देखिए क्षेत्रफल जो होता है आयत का कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये कितना दिया है इन्होंने? 616। तो यहाँ से हम लंबाई की मान निकालेंगे पहले। देखिए चौड़ाई कितनी दी है इन्होंने? 22 दी है। तो यहाँ से लंबाई कितनी आ जाएगी? 616 और बटे में क्या आ जाएगा? ये 22। अब देखिए 2 से काटिए इसको। 2 तिया 6, जीरो का जीरो और 2 अट्ठे 16, और यहाँ 2 से जाएगा तो कितनी बार? 11। अब 11 से इसको काटिए। 11 दूनी 22, कितना बचा? 8, और 8 के आगे 8 88, तो 11 अट्ठे 88। तो यानी कि लंबाई कितनी आ गई है इसकी? 28 मीटर। तो इसका परिमाप देखिए, चारों ओर हमें क्या करनी है? बाड़ लगानी है। तो चारों ओर बाड़ लगाएंगे हम ऐसे करके, इधर लंबाई पे, फिर चौड़ाई पे, फिर नीचे लंबाई पे और फिर चौड़ाई पे। यानी कि जो बाड़ है वो किसके बराबर हो जाएगी? इसके परिमाप के बराबर हो जाएगी। और परिमाप क्या होता है? जितनी भुजाएं हैं उन सबका योग। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं? 2 तो क्या है? ये लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो यानी कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 2 गुणा, कितना होता है आयत का परिमाप? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 28, और चौड़ाई कितनी है? 22। तो 28 में 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28 और 2 30 और 20 50। तो यानी कि कितनी आ गया? इसका परिमाप आ गया 100 मीटर। अब देखिए जो हम बाड़ लगा रहे हैं वो कितने की लगा रहे हैं? 7.5 रुपये प्रति मीटर की, और टोटल है कितना? ये 100 मीटर है। तो जब हम टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? 1 मीटर पे खर्चा आ रहा है 7.5 का, तो 100 मीटर पे कितना आएगा? गुणा कर देंगे 100 से। तो जब 100 से गुणा होगी तो ये दशमलव हट के चला जाएगा खत्म। तो कितना हो जाएगा? ये 750 रुपये। तो आंसर आ जाएगा विकल्प डी 750। तो हमने क्या करा है? क्षेत्रफल की सहायता से हमने इसकी लंबाई निकाली, और जब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आ गई तो हमने क्या करा? इसका परिमाप निकाला। और जो बाड़ लगाने का खर्च होता है वो परिमाप के बराबर है, और इन्होंने 1 मीटर का खर्चा दिया था। परिमाप हमारा 100 मीटर था, तो हमने इसको 100 से गुणा करके टोटल कॉस्ट निकाल ली 750 रुपये। चलिए अब 57 करते हैं। देखिए 57वें सवाल में क्या दिया गया है? एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 और चौड़ाई 11 है।
वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए दो चीज़ दी गई हैं, दोनों बना लेते हैं पहले। ये क्या है, वर्ग। वर्ग में क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ए। आगे दिया है आयत। आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई। देखिए जो आयत की बात करी है इन्होंने, लंबाई कितनी है इसकी, 17 मीटर है, लंबाई है 17 और चौड़ाई है 11। अब बोला है कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप एक जैसा है। वर्ग का परिमाप कितना होगा, देखिए चार भुजाएं हैं ये, 1 2 3 4। वर्ग का परिमाप कितना होता है, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 4a। और आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये है वर्ग और ये है आयत। तो आयत का हमारे पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, दोनों का परिमाप बराबर दिया गया है कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है, ठीक है, समान बोला गया। तो हम वर्ग के परिमाप की सहायता से पहले हम क्या करते हैं, परिमाप निकाल लेते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की सहायता से। कितनी है इसकी लंबाई 17, चौड़ाई कितनी है 11। तो जोड़ देंगे 2 गुणा 17 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 28। तो कितना हो गया ये 28 दूनी 56 मीटर। अब चूंकि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, तो जो आयत का परिमाप आया है 56 मीटर, वही किसका परिमाप है, वर्ग का परिमाप है। तो 4a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 56 के। तो 4a बराबर 56, और यहाँ से a का मान निकालेंगे 56/4। तो 56 से 4 को भाग दीजिए, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 चौक 16। तो यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आ गई है 14 मीटर। निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2। तो 14 की गुणा हो जाएगी 14 से, 14 का वर्ग कितना होता है 196। तो आंसर हो जाएगा 196 वर्ग मीटर। चलिए 58वां देखते हैं अब। तो इसमें क्या था, वर्ग और आयत का परिमाप बराबर दिया था, वर्ग की हमारे पास भुजा नहीं थी, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास होनी चाहिए वर्ग की भुजा। अब चूंकि परिमाप बराबर दिए हैं और आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई थी, तो आयत के परिमाप की हमने आयत का परिमाप निकाला लंबाई और चौड़ाई की सहायता से। जो परिमाप आया वो वर्ग के परिमाप के समान था, तो हमने उसके बराबर रखा, और इसकी सहायता से हमने क्या निकाल लिया, वर्ग की भुजा। और वर्ग की भुजा जैसे ही हमारे पास आई, हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, भुजा की घात 2। चलिए अब 58 देखते हैं। बोला गया है कि a/b एक भिन्न है, a/b एक भिन्न है जिसमें a बराबर है b-3 के। अब यहाँ पे a का मान किसके बराबर दिया है इन्होंने, b-3 के। और दूसरा बोला गया है ये इसके बराबर है, तो भिन्न बतानी है। तो देखिए पहले हम इसको हल करते हैं, जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, a+10/b माइनस a/b बराबर है 10/7 के। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे b है और इधर भी b है, तो b क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब ऊपर क्या है अंश में, a+10 और माइनस के बाद क्या है यहाँ a बराबर 10/7। अब देखिए इस a से ये खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा 10/b बराबर 10/7। अब देखिए इस 10 से ये 10 खत्म हो गया, तो क्या बचा b बराबर आ गया यहाँ से 7 आ गया, b किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। और तो इस b की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के a का मान निकाल लेंगे। तो a किसके बराबर हो जाएगा, b कितना है 7 -3, 7 में 3 गया 4, a कितना आ गया 4। तो a/b आ गया यहाँ से, a/b बराबर a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 7। तो कितना आ गया 4/7, विकल्प सी। चलिए सवाल नंबर 59। देखिए 59 में क्या बोला गया है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 और 0 से बनी है, इनका गुणनफल है। देखिए अंक दिए गए हैं, क्या क्या, 9 दिया है, 6 दिया है, 0 दिया है। अब हमें क्या लिखनी है, इन 3 अंकों की सहायता से पहले लिखनी है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम कैसे लिखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या में बड़े अंक शुरू में आते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है 9, उससे छोटा 6 और सबसे छोटा कौन है 0। इसके बाद 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या में कितने अंकों की लिखनी है, 3 अंकों की लिखनी है। अब 3 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए देखिए, जब हम छोटी संख्या लिखते हैं तो कभी भी हम 0 से शुरू नहीं करेंगे,
जीरो को छोड़ के जो छोटा नंबर होगा वो पहले लिखा जाएगा, क्योंकि अगर हम जीरो से शुरू कर देंगे तो अंक जो है वो एक कम अंक की संख्या आएगी। तो जीरो से अलग छोटा अंक कौन है, 6। अब हम जीरो लिख सकते हैं और लास्ट में 9 आ गया। अब क्या करना है, इनका गुणनफल है, यानी कि इन दोनों की हमें गुणा करनी है। क्या करनी है, गुणा करनी है। तो गुणा कर देते हैं, 9 जीरो जीरो, 9 छंग 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 गुणा। अब जीरो की गुणा होगी तो सब जीरो ही आएंगे। कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो गुणा 6 की गुणा जीरो में जीरो, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 9 54 और 3 57। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, जीरो 4 6 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 और 7 8 5। तो कितना आ गया ये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5,84,640। कहाँ है ये रहा, देखिए 5,84,640। तो आंसर हो गया विकल्प सी। अब देखिए लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 60। यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। देखिए 1 से 100 तक की संख्याएं हमें लिखनी है। तो पहले हम देखते हैं 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। देखिए ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनमें 9 आता है। देखिए 1 से 10 में कहाँ पे आ रहा है, 9 9 पे ही आएगा। 11 से 20 में 19 पे, 21 से 30 में 29 पे, 31 से 40 में 39 पे, 41 से 50 में कहाँ पे आएगा, 49, फिर 59, फिर 69, फिर 79, फिर 89। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होगा, देखिए 89 के बाद यहाँ पे 90 पे भी आएगा और यहाँ पे हर एक में आएगा, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और फिर लास्ट में 99 पे। हमें ये बताना है 9 कितनी बार आ रहा है। देखिए यहाँ पे 9 कितनी बार आया है, एक। 19 में भी एक बार, 29 पे एक बार, 39 पे एक बार, 49 पे एक बार, 59 पे एक बार, 69 पे एक बार, 79 पे एक बार, 89 और 90 में दो। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार, और 2 10। तो कितने हो गए, जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 10 20। तो कितनी बार आया है, 20 बार आया। तो सवाल में बोला गया था कि 1 से तो 100 तक की सभी संख्याएं लिखी हमने। तो हमें ये बताना है कि जो 9 है वो कितनी बार आया है। तो हमने 10-10 में डिवाइड करके 9 को देखा कि कहाँ पे आ रहा है। तो सब में देखिए 80 तक तो एक एक बार आया, लेकिन जब हम 81 से 90 के बीच में गए तो अंक 9 दो बार आया। एक बार आया 89 पे और एक बार आया 90 पे। और 90 के बाद जब हमने 91 से शुरू किया तो 91 से 100 तक हर संख्या में 9 आया, 91 92 93 94 95 96 97 98। और 99 पे आते ही कितनी बार आया है, 2 बार 9 आया है। और यहाँ सब में एक एक बार था। तो टोटल तो 10 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ और 8 यहाँ। तो कितने हो गए, कितनी बार 9 आया, 10 और 2 12 और 8 20 बार आया। तो बच्चों ये हमने 2024 में पूछे गए 20 सवाल किए हैं मैथ के। आप इनको अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। और इसी तरीके के सवाल आपके इस बार के पेपर में भी आएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हमने आपको इनको फॉर्मूले से और सब चीज़ों से अच्छे से समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमने इसके जो भाग 1 थे रीजनिंग और भाग 3 भाषा परीक्षण के भी सारे सवाल हमने आपको करा दिए हैं दूसरी वीडियो में। आप जाके वीडियो को उनको देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।